मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर भेंट की। गृह मंत्री और सीएम धामी के बीच कई अहम मुद्दों पर हुई चर्चा। उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया शुभारंभ। सीएम धामी ने कहा, सती का नामी स्थल और शक्तिपीठ माना जाता है माता पूर्णागिरि धाम। रिवर राफ्टिंग करते नजर आए सीएम धामी। सीएम धामी ने महाकाली की लहरों में की राफ्टिंग। सीएम धामी ने कहा, रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए सितंबर महीने में रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का किया जाएगा आयोजन। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने यातायात संकुलन को कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की एक कमेटी बनाई जाएगी। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज। 25 अप्रैल को खुलेंगे केदारनाथ धाम के कपाट। चारधाम यात्रा में मेडिकल की होगी बेहतर सुविधा। यूनिफॉर्म में नजर आएंगे डॉक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा पांडे। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने नई दिल्ली स्थित उत्तराखंड सदन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर शिष्टाचार भेंट की। इसी दौरान गृह मंत्री और सीएम धामी के बीच कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई, साथ ही विकास के मुद्दों से संबंधित बातचीत की गई। हर साल की तरह इस साल भी उत्तराखंड के सुप्रसिद्ध माता पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ हो गया है। स्वयं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधिवत पूजा पाठ कर सांसद अजय टम्टा के साथ पूर्णागिरि धाम मेले का शुभारंभ किया। स्थानीय मेहमान कलाकारों की तरफ से छोलिया नृत्य के माध्यम से पूर्णागिरि माता के जयघोष के साथ मेले का शुभारंभ किया गया। इसी दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि माता पूर्णागिरि में लाखों भक्तों की श्रद्धा है। इसको देखते हुए हमें आने वाले सभी भक्तों की सुविधाओं का पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम चाहते हैं कि चंपावत जनपद एक मॉडल के रूप में विकसित हो। प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सभी देवस्थलों का विकास आवश्यक है और हमारी सरकार लगातार इस पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के विकास के लिए चलाई जा रही विकास योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि हम शारदा घाट को हरिद्वार की हर की पौड़ी के तर्ज पर विकसित करेंगे। साथ ही बरसात में होने वाली जलभराव की समस्या के निदान के लिए कई योजनाएं चलाई जा रही है, जिनका लाभ जल्द ही क्षेत्र को होगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि माता पूर्णागिरि धाम को माता सती का नाभि स्थल शक्तिपीठ माना जाता है। धाम में लगने वाले मेले में हर साल लाखों की संख्या में भारतीय और नेपाली मूल के श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। कोरोना काल के बाद बीते साल 2022 में हुए मेले में 35 लाख से ज्यादा भक्तों ने माता पूर्णागिरि के दर्शन किए थे, जिसको देखते हुए इस बार प्रशासन ने मेला संचालन के लिए व्यवस्थाओं को और भी ज्यादा दुरुस्त किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विधानसभा क्षेत्र में लगने वाले प्रदेश के इस सुप्रसिद्ध मेले को सफल बनाने के लिए जिला प्रशासन ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। मानता हूँ माँ पूर्णागिरि की कृपा से, उनके आशीर्वाद से मुझे आज उत्तर भारत का एक बहुत सुप्रसिद्ध मेला, सुप्रसिद्ध स्थान माँ पूर्णागिरि का यहाँ पर है। इसमें गत वर्ष 35 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए थे और पूरे साल भर 70 लाख से भी ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। और मुख्य सेवक के रूप में इस बार ये मेले का मुझे आज से इस यात्रा का उद्घाटन का अवसर मिला है। मैं लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहा हूँ और हमारे प्रशासन के लोग भी लगे। ये यात्रा, ये मेला सभी के लिए शुभ हो, आने वाले श्रद्धालुओं को हर प्रकार से सुविधाजनक हो, उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो, उनकी यात्रा सुगम हो, सरल हो और सुविधाजनक हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और हर तरीके से यहाँ का प्रशासन लगा हुआ है। पेयजल से लेकर तमाम व्यवस्थाएं जो निकट भविष्य में होनी, उन सब पर काम होगा। और माँ पूर्णागिरि को जाने के लिए निकट भविष्य में रोपवे की योजना भी प्रस्तावित है। उस रोपवे की परियोजना पर भी काम होगा। हम जो यहाँ के हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, पुलिसगण हैं,
सभी लोग मिलजुल उत्तराखंड में साहसी खेलों को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं अपने मिशन के तहत गुरुवार को उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्णागिरी से जौल जीबी जाने वाले मार्ग पर स्थित चरण मंदिर से उचौली गोट क्षेत्र तक लगभग 12 किलोमीटर के ट्रैक पर स्वयं रिवर राफ्टिंग की। इसी दौरान सांसद अजय टम्टा के साथ जनपद के कई वरिष्ठ अधिकारी भी राफ्टिंग में शामिल हुए। राफ्टिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रदेश के नौजवानों के लिए कहा कि नौजवानों को खेलों की दुनिया से जोड़ना चाहिए। पहले कहा जाता था पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, अब कहा जाता है कि खेलोगे कूदोगे तब भी बन सकते हो नवाब। वहीं रिवर राफ्टिंग की वेशभूषा में ही मीडिया से बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में रिवर राफ्टिंग जैसे अन्य कई साहसी खेलों के लिए उपयुक्त जगह है। हमारी सरकार लगातार इस तरह के प्रयासों को बढ़ावा दे रही है। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पूर्णागिरी क्षेत्र से होकर बहने वाली शारदा नदी में भी रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के लिए हम सितंबर महीने में हर रिवर राफ्टिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, जिसके लिए आवश्यक संबंधित तैयारियां पूरी कर ली गई है। इतना ही नहीं, सीएम धामी ने कहा कि हर साल लाखों की तादाद में तीर्थयात्री माता पूर्णागिरी के दर्शन करने आते हैं। हम चाहेंगे कि वो दर्शन लाभ लेने के साथ साथ रिवर राफ्टिंग का भी लाभ ले सके। साथ ही प्रदेश में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सभी नौजवानों को आज खेलों की दुनिया में आना चाहिए, खेल खेलना चाहिए। पहले के ज़माने में ये कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो आज कहते हैं कि खेलोगे कूदोगे तो भी बनोगे नवाब। जो हमारे सैलानी हैं वो इसका आनंद ले सकते हैं और ये पूरी तरह से सुरक्षित भी है यहाँ पर, और अच्छा इसको हम लोग और भविष्य में प्रयास करेंगे कि और अच्छा हो, जिससे कि माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने वाले लोग, सैलानी, आसपास के क्षेत्रों से आने वाले, वो जहाँ माँ पूर्णागिरी के दर्शन करेंगे, दर्शन के साथ साथ इस साहसिक पर्यटन का भी आनंद। ये माँ पूर्णागिरी धाम को जाते समय माँ शारदा का भी तट है, और माँ शारदा के तट पर ये बूम से लेकर जहाँ से आज स्टार्टिंग पॉइंट से हम लोगों ने प्रारंभ किया था, लगभग 12 किलोमीटर की दूरी है, और इस पर अनेकों स्थान ऐसे स्पॉट हैं जहाँ से राफ्टिंग शुरू हो रही है। और माँ पूर्णागिरी के दर्शन करने के लिए देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु प्रत्येक वर्ष आते हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर हम लोगों ने सितंबर माह में रिवर राफ्टिंग का नेशनल प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करने का भी निर्णय लिया है। उत्तराखंड के मुख्य सचिव डॉक्टर एस.एस. संधू ने गुरुवार को सचिवालय में देहरादून में यातायात संकलन को कम करने के लिए सभी संबंधित विभागों के साथ बैठक की। मुख्य सचिव ने कहा कि जिला अधिकारी की अध्यक्षता में सभी संबंधित विभागों की एक कमेटी बनाई जाएगी, जो ट्रैफिक कंजेशन को कम करने के लिए प्रत्येक सप्ताह बैठक आयोजित करेगी। मुख्य सचिव ने कहा कि शहर के यातायात संकुलन कम करने की दिशा में लगातार अनुश्रवण प्रणाली की देखरेख के लिए यूनिफाइड मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्टेशन अथॉरिटी पाक्षिक रूप से बैठक आयोजित कराएगी। उन्होंने ये भी कहा कि यातायात संकुलन को कम करने के लिए आमजन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर विश्वास जगाना आवश्यक है। साथ ही मुख्य सचिव ने कहा कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाई जाए, साथ ही वाहनों की टाइमिंग भी सुनिश्चित की जाए। इतना ही नहीं, एस.एस. संधू ने कहा कि अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग करते हुए प्रत्येक बस स्टॉप पर अगली आने वाली बस के पहुंचने का समय भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए। इसके लिए शीघ्र से शीघ्र शहर के भीतर ट्रांसपोर्ट सिस्टम को सुनियोजित के तरीके से मजबूत किए जाने की आवश्यकता है। इतना ही नहीं, मुख्य सचिव ने कहा कि यातायात संकुलन को कम करने के लिए 3 ई इंजीनियरिंग, इन्फोर्समेंट और एजुकेशन पर फोकस किए जाने की आवश्यकता है। जहां पर इंजीनियरिंग से यातायात में सुधार हो सकता है, तुरंत शुरू किया जाए। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। सरकार का फोकस 4 धाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर है। केदारनाथ और यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग पर जहां मेडिकल हेल्थ कैंप और डॉक्टरों की संख्या बढ़ाई जाएगी, पैदल मार्ग पर तैनात डॉक्टरों व पैरामेडिकल स्टाफ को श्रद्धालु आसानी से पहचान सके। इसी कड़ी में 4 धाम यात्रा मार्ग पर श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने के लिए साथ ही इस बार स्वास्थ्य विभाग डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म तैयार कर रहा है।
इसके लिए विभाग की ओर से यूनिफॉर्म का डिजाइन और रंग तय करने के लिए एजेंसियों से परामर्श लिया जा रहा है। चारधाम यात्रा 22 अप्रैल से शुरू हो रही है। केदारनाथ धाम के कपाट 25 अप्रैल और बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुलेंगे। परंपरा के अनुसार गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट अक्षय तृतीया के दिन खुलते हैं। 22 अप्रैल को अक्षय तृतीया पड़ रही है, लेकिन दोनों धाम के कपाट खुलने का मुहूर्त समय की घोषणा मंदिर समितियों के माध्यम से की जाएगी। वहीं चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को लेकर सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां की जा रही है। केंद्र और राज्य सरकार का फोकस चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधा देने पर है। यमकेश्वर ब्लॉक के नीलकंठ रोड पर गरुड़ चट्टी में खुले शराब के ठेके के विरोध में स्थानीय लोगों ने डीएम से आकर मुलाकात की और शराब के ठेके को इस स्थान से हटाने की मांग की। इसी दौरान लोगों का कहना है कि ये क्षेत्र कुंभ मेला क्षेत्र और विश्व प्रसिद्ध नीलकंठ शिव धाम मेला क्षेत्र के अंतर्गत आता है। गंगा नदी के निकट स्थान राजाजी पार्क क्षेत्र के अंतर्गत भी है, जिससे हाथियों की आवाजाही इस क्षेत्र में बनी रहती है। इस क्षेत्र में लगभग 4 लोगों की अब तक शराब के ठेके के करीब हाथी द्वारा मारे जाने की घटना हुई है, जिसके चलते यह स्थान अत्यंत संवेदनशील है। साथ ही कहा कि जनता के विरोध के बावजूद भी ठेका संचालित हो रहा है, जो कि तर्कसंगत नहीं है। प्रतिनिधिमंडल के साथ आए चंद्रभूषण शर्मा ने बताया कि जिलाधिकारी ने 4 दिन के भीतर कार्रवाई का आश्वासन दिया है। ऋषिकेश से आए हैं, यमकेश्वर ब्लॉक से, और अभी हमने डीएम पौड़ी जो मिस्टर डॉक्टर चौहान हैं, आशीष चौहान, उनके साथ बात हुई है। तो पहले जो कोर्ट के ऑर्डर्स आए थे, तो आबकारी डिपार्टमेंट जो कोर्ट के ऑर्डर पे लगातार गुमराह कर रहा था, उन्होंने अधूरे ऑर्डर की कॉपी सबको दिखाई है, और जो फाइनल ऑर्डर है जिसमें रिट पिटीशन को डिसमिस किया गया, उस ऑर्डर की कॉपी को छुपाया गया। यहाँ तक कि ज्वाइंट सेक्रेटरी मिस्टर BS चौहान, मुख्यालय आबकारी देहरादून, उनको भी फाइनल ऑर्डर कॉपी के बारे में नहीं पता था। अभी लास्ट टाइम हमने जो 28 फरवरी को जो हमने वहाँ पर एक धरना दिया था, उसमें भी सभी लोगों ने ये कहा कि हम आगे इस पर कार्रवाई करेंगे, और वहाँ पर भी अधूरे जो ऑर्डर की कॉपी दिखाई गई। अभी यहाँ पर जो आश्वासन मिला है वो ये है कि 3 से 4 दिन के अंदर हमारे को डीएम पौड़ी ने ये कहा है कि वो इस पर कार्रवाई करेंगे और रिपोर्ट्स मंगाएंगे, और 3 से 4 दिन से पहले भी ये हो सकता है, और हमें उम्मीद है कि शायद सोमवार तक ये हो जाएगा। अगर 1% अगर इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है और ढिलाई बरती जाती है, तो हम पूरी पब्लिक, वो जो इलीगल जो दुकान है उसको हम पूरी पब्लिक मिल करके बंद कराएंगे उसको। बस SDM और आबकारी विभाग के स्तर से भी इंफॉर्मेशन दी गई थी और एक प्रतिनिधिमंडल मिला है। उसमें शॉप को के स्थान परिवर्तन को लेकर उनकी जो मांग है, इस संबंध में एक कमेटी फॉर्म की जा रही है, जिसमें DO, एक्साइज और SDM की रिपोर्ट के बाद फर्दर एक्शन किया जाएगा। और पर्यटकों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट 1 अप्रैल को खुलेंगे। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। पार्क गेट खुलने के बाद यहां पर्वतारोहण और पर्यटन गतिविधियां भी तेज होने की उम्मीद है। दरअसल गंगोत्री नेशनल पार्क के गेट हर साल शीतकाल में 30 नवंबर को बंद कर दिए जाते हैं, जिसके बाद ग्रीष्मकाल में 1 अप्रैल को खोले जाते हैं। गंगोत्री हिमालय में 40 से अधिक पर्वत चोटियां हैं। इसके अलावा पार्क क्षेत्र में स्थित गोमुख, तपोवन, ट्रैंक, केदारताल, सुंदरवन भी आकर्षित करते हैं। इसके चलते पर्वतारोहियों व पर्यटकों को पार्क का गेट खुलने का बेसब्री से इंतजार रहता है। पार्क के उप निदेशक RN पांडे ने बताया कि कोरोना महामारी के बाद पिछले 2 सालों में यहाँ देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या बढ़ी है। आगामी सीजन में पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होने की उम्मीद है। वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बार भारी संख्या में यहाँ पर्यटक घूमने के लिए आएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में आए दिन धोखाधड़ी के मामले सामने आते रहते हैं। ऐसे में धोखाधड़ी को लेकर पुलिस प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। इसी कड़ी में बैजनाथ पुलिस ने न्यायिक मजिस्ट्रेट गरुड़ के आदेश के तहत धोखाधड़ी के मामले में 9 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। बता दें कि फर्जी भूमि प्रमाण पत्र के आधार पर
काश्तकारों को ऋण उपलब्ध कराने का आरोप लगाया गया है। साथ ही फर्जी तरीके से भूमि सत्यापन कराने के लिए पटवारी डंगोली के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। फिलहाल पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया है, वहीं मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। उत्तराखंड के रामनगर में उस समय हड़कंप मच गया जब देर शाम अज्ञात वाहन के चालकों ने एक बाइक सवार नाबालिग किशोर को टक्कर मारकर मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस को दी। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल मामले में आगे की जांच चल रही है। देखिए 7 तारीख की एक सूचना थी एक्सीडेंट की। ये बालाजी मंदिर के सामने एक एक्सीडेंट हुआ है और इसे स्थानीय लोगों के द्वारा अस्पताल में एडमिट कराया गया था, जिसे बाद में दिल्ली रेफ़र कर दिया था। तो अभी इसकी मौत की सूचना मिली है कि वहाँ दिल्ली में इसकी मौत हो गई है। अभी थाने पे कोई तहरीर नहीं मिली है, जैसी तहरीर मिलेगी अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। उत्तराखंड के मसूरी में उस समय हड़कंप मच गया जब मसूरी देहरादून मार्ग के लिए मसूरी झील के पास एक कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना पुलिस और एनडीआरएफ को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले को दर्ज कर लिया। साथ ही एनडीआरएफ की टीम ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन कर लोगों को बाहर निकाला। साथ ही हादसे में घायल लोगों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहाँ घायलों का इलाज किया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जाँच जारी है। फर्जी तरह से इंश्योरेंस कराने वालों पर परिवहन विभाग बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। वहीं पूर्व में कोतवाली पुलिस द्वारा बीते साल दर्ज किए गए जालसाजी के मुकदमे में कार्रवाई करते हुए अभी तक 2 लोगों को गिरफ्तार कर उनका चालान कर दिया है। बता दें कि परिवहन विभाग सैकड़ों फर्जी इंश्योरेंस वाले वाहनों को ब्लैकलिस्ट करने की तैयारी कर रहा है, जिससे सैकड़ों वाहन स्वामियों पर शिकंजा कसने की तैयारी है। लालकुआं निवासी आरटीआई कार्यकर्ता की तरफ से किए गए फर्जी इंश्योरेंस के मामले में खुलासे के बाद 2 वाहन स्वामी जेल जा चुके हैं। वहीं लालकुआं निवासी आरटीआई कार्यकर्ता ने पुलिस को तहरीर देते हुए जान माल का खतरा बताते हुए मामले में एक्शन लेने की बात कही। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। उत्तराखंड की मसूरी झील से पानी की सप्लाई को लेकर मसूरी गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से कार्य योजना तैयार की गई है, जिसको विनियमित किए जाने को लेकर मसूरी एसडीएम कार्यालय में एसडीएम मसूरी नंदन कुमार के नेतृत्व में बैठक की गई। मसूरी गढ़वाल जल संस्थान के सहायक अभियंता त्रिपेंद्र सिंह रावत ने कहा कि एनजीटी के निर्देशों के बाद मसूरी झील से पानी को विनियमित किए जाने को लेकर निर्देश दिए गए हैं, जिसको लेकर गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से कार्य योजना बनाई गई है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी झील के पानी को पेयजल युक्त बनाए जाने के बाद इसको विनियमित किया जाए और पेयजल का प्रयोग करने वाले लोगों से टैक्स भी लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी झील से विभिन्न वाहनों के माध्यम से पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में वाहनों की क्षमता को देखकर टैक्स निर्धारित किया गया है और ये भी तय किया गया है कि रात के समय ही धोबीघाट झील के पानी की सप्लाई की जाएगी। मसूरी एसडीएम नंदन कुमार ने बताया कि एनजीटी के निर्देश के बाद मसूरी धोबीघाट झील का जल स्रोत को विनियमित किया जाना था, जिसको लेकर सभी स्टेक होल्डर्स की बैठक बुलाई गई है और सभी को गढ़वाल जल संस्थान की तरफ से धोबीघाट स्रोत को लेकर बनाई गई कार्य योजना से अवगत कराया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि मसूरी धोबीघाट झील का जल स्रोत की सप्लाई को लेकर टैक्स निर्धारित कर दिया गया है। जल्द ही पेयजल कर सप्लाई शुरू कर दी जाएगी। अगर मान लो कि इस पानी में मेरा का उद्देश्य ये था कि जो एनजीटी का एक केस चल रहा है मसूरी शहर को लेके, कार्तिक शर्मा बना गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसमें जो धोबीघाट का जो जल स्रोत है उसको रेगुलेट करने के डायरेक्शंस दिए गए थे एनजीटी के द्वारा। इसलिए डिफरेंट स्टेक होल्डर जैसे जल संस्थान, जल निगम, नगर पालिका अध्यक्ष और जो तमाम धोबीघाट के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनसे एक वार्ता की गई और इसमें निष्कर्ष पे लाया गया कि किस तरह से पानियों को रेगुलेट किया जाए। होटल एसोसिएशन के मेंबर्स भी थे, तो उसमें जो टैंकर्स के थ्रू उनको पानी प्रोवाइड की जाएगी तो उसके लिए जो कॉस्ट निर्धारित किया जाएगा वो डिसाइड हो गया है आज की बैठक में। उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में है, तो 70, 150, 250
अलग अलग कैटेगरीज में ये कॉस्ट डिसाइडेड हुआ है। डेटा का उद्देश्य ये था कि जो एनजीटी का एक केस चल रहा है मसूरी शहर को लेके, कार्तिक शर्मा बनाम गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, उसमें जो धोबी घाट का जो जल स्रोत है उसको रेगुलेट करने के डायरेक्शंस दिए गए थे एनजीटी के द्वारा। इसलिए डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जैसे जल ये एनजीटी के द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में जो धोबी घाट स्रोत है उसको रेगुलेट किया जाना है, तो उसी के संबंध में आज एसडीएम ऑफिस में मीटिंग थी। उसमें हमारा सुझाव यही है कि धोबी घाट वालों के हितों को ध्यान में रखते हुए केवल वहाँ से रात में ही पानी लिया जाएगा, और वो भी केवल टैंकर भरने के लिए। तो हम साफ़ पानी से टैंकर फिलिंग स्टेशन की व्यवस्था वहाँ पर की जाएगी। उसके लिए आज शुल्क वगैरह भी जो निर्धारित किए गए हैं गाड़ियों की क्षमता के अनुसार, उसी के अनुसार उनसे शुल्क लिया जाएगा, जो बहुत ही नॉमिनल है। इसमें होटल एसोसिएशन भी सहमत है। उत्तराखंड के पौड़ी में उस समय हड़कंप मच गया जब बीती देर रात बस अड्डे के पास नगर पालिका कॉम्प्लेक्स की 2 दुकानों में अचानक आग लग गई। वहीं आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि देखते आग चारों तरफ फैल गई, जिसके चलते दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। स्थानीय राहगीरों ने दुकान में आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी, जिस पर मौके पर पहुंची फायर सर्विस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। दोनों दुकानों में आग किन कारणों से लगी इसका पता अब तक फायर सर्विस टीम नहीं लगा पाई है। वहीं दुकानों में आग लगने की घटना से दुकानों को काफी नुकसान पहुंचा है, जिसका आकलन किया जा रहा है। फिलहाल आग कैसे लगी इसकी जांच की जा रही है। जैसे ही कॉल मिली थी कि साग की नगर निगम की बिल्डिंग है, तो हमारी गाड़ियाँ जवान और फैंग में हम लोग तुरंत घटनास्थल में पहुँचे हैं और त्वरित कार्रवाई करते हुए, जैसे कि आपको भी पता है यहाँ पर पब्लिक भी मौजूद है, और हमने इसको अर्लीली मतलब बहुत ही जल्दी इसको हमने बुझाया है। हमारे जो वाहन यहाँ पर आए हैं हमने आप कंट्रोल कर दिया और बाकी बिल्डिंग को अगल बगल की दुकान। और उत्तराखंड के रानी पोखरी में उस समय हड़कंप मच गया जब रानी पोखरी थाना क्षेत्र के अंतर्गत रानी पोखरी ग्रांट ग्राम सभा के दुनली गांव में बीती रात गन्ने के एक खेत में भीषण आग लग गई। बता दें कि आग की लपटें इतनी जबरदस्त थी कि आग देखते ही देखते खेत में चारों तरफ फैल गई, जिससे करीब 2 बीघा गन्ने की खड़ी फसल राख हो गई। जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मामले की सूचना दमकल विभाग को दी। वहीं सूचना पाकर रानी पोखरी थाने की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और गन्ने के खेत में लगी आग पर काबू पाया। वहीं रानी पोखरी थानाध्यक्ष शिशुपाल सिंह राणा ने कहा कि जगमोहन रमोला के गन्ने के खेत में आग लग गई थी, जिसे थाने के फायर ब्रिगेड की तरफ से बुझाया गया। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि किसी ने बीड़ी सिगरेट या जलती माचिस खेत में फेंक दी, जिससे कि गन्ने के खेत में आग लग गई। खेत में खड़ी फसल में आग लगने से लगभग 150 क्विंटल गन्ने का नुकसान बताया जा रहा है। फिलहाल मामले में आगे की जांच जारी है। और उत्तराखंड की खटीमा विधानसभा सीट जिससे कांग्रेस विधायक है, वहां उन्होंने 1 साल पूरे कर लिए हैं, लेकिन इस 1 वर्ष के कार्यकाल के दौरान भुवन चंद्र कापड़ी विधायक खटीमा का अपने क्षेत्र के विकास में कोई योगदान नहीं रहा। क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान के लिए उनके द्वारा कोई सार्थक प्रयास अभी तक नहीं किए गए हैं। यह आरोप खटीमा मंडी समिति के चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत ने लगाए हैं। यह भी आरोप है कि सदन में क्षेत्र के समस्याओं को लेकर विधायक भुवन चंद्र कापड़ी के द्वारा कोई आवाज नहीं उठाई गई। उनके द्वारा घोषणा पत्र जारी करते हुए समय जनता से जो वादे किए गए उनका आज तक कोई पता नहीं है। बता दें कि भुवन चंद्र कापड़ी ने खटीमा सीट से सीएम पुष्कर सिंह धामी को हराया था। खटीमा मंडी समिति के चेयरमैन नंदन सिंह खड़ायत ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरे 1 वर्ष पूर्ण हो चुके और इस 1 वर्ष क्षेत्र की जनता ढूंढती रहती है, वो अधिकांश समय इस खटीमा की नजारत मिलते हैं। इस खटीमा उनकी उपस्थिति बहुत कम रहती है और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करने की जगह वो हर छोटे बड़े काम के लिए करवाएंगे,
क्षेत्र में गौशाला का निर्माण करवाएंगे और अन्य कई घोषणाएं उन्होंने इस खंडीवा के लिए की थी, लेकिन इनमें से कोई भी घोषणा उन्होंने अभी तक न पूर्ण की है। कोई ऐसा घटना बताए जिसमें किसी जनजाति के व्यक्ति की कोई भूमि छीनी गई। तुर्की और सीरिया में 6 फरवरी को आए भूकंप ने भारी तबाही मचाई हुई है। वहीं सीरिया के बाद अब भारत में भी इससे भयंकर भूकंप आने की शंका जताई जा रही है। बता दें कि ये भूकंप उत्तराखंड क्षेत्र में आने की आशंका जताई गई है। इससे लेकर राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान में भूकंप विज्ञान के मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर एन पूर्णचंद्र राव ने चेतावनी दी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि तुर्की से भी बड़े भूकंप का खतरा उत्तराखंड पर मंडरा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि हमारे पास क्षेत्र में जीपीएस नेटवर्क है, जीपीएस पॉइंट हिल रहे हैं और जो सतह के नीचे होने वाले परिवर्तनों का संकेत दे रहे हैं। राव ने ये भी कहा कि पृथ्वी के साथ क्या हो रहा है, ये निर्धारित करने के लिए वैरियोमेट्रिक जीपीएस डेटा प्रोसेसिंग विश्वसनीय तरीकों में से एक है। हम सटीक समय और तारीख की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, लेकिन उत्तराखंड में कभी भी भारी भूकंप आ सकता है। और देवभूमि उत्तराखंड में अभी तक केदारनाथ के लिए और बद्रीनाथ के लिए पंजीकरण हो रहे हैं। 20 मार्च के बाद यमुनोत्री और गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो सकते हैं। 3 दिन में केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के लिए 84,000 से अधिक तीर्थयात्री पंजीकरण करा चुके हैं। गुरुवार को लगभग 20,000 लोगों ने पंजीकरण कराया है। 20 मार्च के बाद यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के लिए पंजीकरण शुरू हो सकता है। नवरात्र में मंदिर समितियों की ओर से गंगोत्री व यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि घोषित की जाएगी। इसके बाद ही पर्यटन विभाग दोनों धामों के लिए पंजीकरण शुरू करेगा। पर्यटन विभाग के उप निदेशक योगेंद्र गंगवार ने बताया कि यमुनोत्री व गंगोत्री धाम के कपाट खुलने की तिथि का ऐलान होने पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उत्तराखंड में G20 बैठक को लेकर पूरे जोरों से तैयारियां चल रही है। इसी कड़ी में रामनगर में जिलाधिकारी धीराज सिंह गवरियाल ने रामनगर तहसील सभागार में पहुंचकर अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक लेते हुए 28 से 30 मार्च तक रामनगर में होने वाली G20 बैठक को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि नैनीताल जिले की सीवा गड़प्पू बैरियर से रामनगर के ग्राम ठिकली तक क्षेत्र को कई सेक्टरों में बांटकर अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होंने ये भी कहा कि ये बैठक ढिकोली स्थित ताज और नम्र रिसोर्ट में आयोजित होगी। साथ ही उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा है कि जिस क्षेत्र में बाहर से आने वाले डेलीगेट का भ्रमण होगा उस इलाके में साफ सफाई और सड़कें दुरुस्त करने के साथ ही स्वास्थ्य और यातायात साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजामों को लेकर अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इस क्षेत्र में सड़क किनारे अतिक्रमण और प्रचार प्रसार के लिए लगे बोर्डों को हटाने के साथ ही सरकारी भवनों और स्कूलों के बाहर साफ सफाई के अलावा रंगाई के निर्देश दिए गए। और अपना उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।